गुड इवनिंग एवरीवन। तो बेटा हमने प्रीवियस क्लास में एक चैप्टर फिनिश अप कर लिया था, दैट इज एग्रीकल्चर, राइट। एंड उसमें काफी चीजें हमने डिस्कस करी थी बेटा एग्रीकल्चर को लेके। तो जरा देखिएगा ध्यान से प्लीज। यहाँ पर एक बेसिक सी सिचुएशन मैं आपको समझाऊंगा बिफोर डिस्कसिंग दिस चैप्टर। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देखते हैं बेटा, राइट। फिर आज के चैप्टर को हम समझते हैं कि चैप्टर क्या है। बहुत सिंपल चैप्टर है बेटा ये, और बहुत छोटा चैप्टर है, जल्दी खत्म हो जाएगा, माइट भी मैक्सिमम 4 क्लासेस। तो एग्रीकल्चर की तरह बेटा इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा हमारा, ठीक है ना। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सुनिएगा इस चैप्टर को लेके, देन फिर हम स्टार्ट करते हैं बेटा इसको डिस्कस करना डिटेल में। तो ध्यान से देखेंगे सारे के सारे बच्चे। देखो भाई, इकोनॉमिक्स या मैं इकोनॉमी की बात करूं तो इकोनॉमी में बच्चे हमारे कुछ सेक्टर्स होते हैं। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। 4 मिनट लेट हैं आप। ठीक है जी, इकोनॉमी के हमारे कुछ सेक्टर्स हैं, 3 सेक्टर। पहला जो सेक्टर है हमारे पास उसको हम बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर, दिस इज सेक्टर, राइट। दूसरा है बेटा हमारे पास सेकेंडरी सेक्टर, और तीसरा आता है हमारे पास टर्सरी सेक्टर, राइट। दीज 3 सेक्टर बेसिकली इन इकोनॉमी। अब एक बात बताइएगा, अगर मैं चाहता हूँ इकोनॉमी का ग्रोथ, मैं क्या चाहता हूँ बेटा, इकोनॉमी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एक बात बताइएगा मुझे, अगर डेफिनेटली ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या चाहती है, इकोनॉमी का ग्रोथ हो, इकोनॉमी का ग्रोथ हो, इकोनॉमी का डेवलपमेंट हो, तो इस डेवलपमेंट के लिए डेफिनेटली हमें सेपरेट सेक्टर्स का डेवलपमेंट करना पड़ेगा। जी सर। और आपने प्रीवियस चैप्टर में बेटा जो एग्रीकल्चर वाला चैप्टर पढ़ा वो जनरली बिलोंग करता था इस वाले सिचुएशन को। जो हमने चैप्टर नंबर 3 में एग्रीकल्चर डिस्कस करा, जिसमें हमने फीचर्स पढ़े, पॉलिसीज पढ़ी, जो प्रॉब्लम्स वगैरह थी बेटा एग्रीकल्चर की, राइट। फिर उनके रिफॉर्म्स वगैरह पढ़े, तो हमने समझा कि किस तरीके से गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को, सॉरी, प्राइमरी सेक्टर को बेटा दैट इज अ ग्रोथ देने के लिए क्या क्या इनोवेटिव चेंज किए, क्या क्या रिफॉर्म्स लेकर आई, वगैरह वगैरह, राइट। ये हमने प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी डिस्कस किया। तो जो सेकेंडरी सेक्टर है ना बेटा, ये इन्वॉल्व करता है इंडस्ट्रीज को। किसको इन्वॉल्व करता है बेटा? इंडस्ट्रीज को, राइट। इंडस्ट्रीज बेटा जो जनरली बेटा गुड्स एंड सर्विसेज को मैन्युफैक्चर करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, राइट, प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज को। तो ये सेक्टर हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर कहलाता है। और जो आज हम जो चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 4, ये बात करने वाला है बेटा इस सेक्टर की। यानी कि यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि इस सेक्टर की अर्थव्यवस्था में क्या इंपॉर्टेंस है, राइट। और किस तरीके से बेटा इस इंडस्ट्री में कैसे कैसे सिचुएशन चलती है। और फिर इसी का बेटा हम ग्रोथ का सिचुएशन पढ़ेंगे कि इसका इकोनॉमी में कितना इंपॉर्टेंस रोल है। और फिर हमारे लास्ट में आएगा टर्सरी सेक्टर, जो कि जिसमें हम जनरली ट्रेड एंड कॉमर्स की बात करते हैं, राइट। तो हमने ये वाला पढ़ लिया बेटा। नाउ टुडे विल गोइंग टू डिस्कस द सेकेंडरी सेक्टर। तो देखिए, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, चैप्टर का नाम भी क्या बेटा, स्ट्रेटेजी ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। हालांकि ये जो ग्रोथ का हम जो सेगमेंट पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे 1947 से लेकर 1990 तक का, क्योंकि 1990 के बाद बेटा भारत की इकोनॉमी डिवाइड हो गई, राइट। इकोनॉमी में बहुत बड़े रिफॉर्म्स आए थे, और वो रिफॉर्म्स हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 6 में, क्या रिफॉर्म्स थे और कैसे उसमें इंडस्ट्रियल सेक्टर में चेंज आया, राइट। वो सारी की सारी चीजें बेटा हम डिस्कस करने वाले हैं लिबरलाइज पॉलिसी में तहत, लिबरलाइज, प्राइवेटाइज एंड ग्लोबलाइज, राइट। वो वहां पे डिस्कस करेंगे। यानी कि ये जो हम डिस्कस करने वाले हैं, दिस इज अप टू द 1990, 1947 से लेकर 1990 तक का हमारी जो इंडस्ट्रियल सेक्टर को लेकर स्ट्रेटेजीज थी बेटा सरकार की, वो सारा मैं इस चैप्टर में आपको डिस्कस कराऊंगा। मैं आपको यहाँ करंट सिनेरियो नहीं पढ़ाऊंगा बेटा, अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस जो भी हमारा दैट इज 1947 से लेके 1990 तक की स्थितियां थी इंडस्ट्री सेक्टर को लेके, वो सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। करंट सिचुएशन विल डिस्कस इन चैप्टर नंबर 6, जब मैं आपको क्या पढ़ा रहूंगा, न्यू पॉलिसी जो रिफॉर्म्स वगैरह हुए थे उनको हम जब डिस्कस करेंगे, तो उसके बारे में बेटा चैप्टर नंबर 6 में आपको पढ़ाऊंगा काफी डिटेल में, इन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में, ठीक है। फिलहाल जो आज का हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है, दिस इज इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रीज, राइट। क्या आपको एक चीज समझ आ गई बेटा, हम पढ़ने वाले क्या हैं? हाँ जी, ये चीज क्लियर हुआ कि हम पढ़ने वाले क्या हैं। देखो, हमने लास्ट क्लास में जो पढ़ा था प्राइमरी सेक्टर पढ़ा था बेटा। नाउ इन टुडे क्लास विल गोइंग टू डिस्कस द सेकेंडरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, कि उसका अर्थव्यवस्था में क्या रोल है, किस तरीके से डेवलपमेंट करने में सहायक होता है, वगैरह वगैरह। तो पहला टॉपिक है बेटा हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रीज।
क्या टॉपिक है बेटा हमारा? फर्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रीज, कि सर इंडस्ट्रीज की क्या इंपॉर्टेंस है इकोनॉमी यानी कि जीडीपी के ग्रोथ में। ठीक है भाई साहब, देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री, कहते हैं इंडस्ट्री प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। कंट्री का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बेटा इंडस्ट्रीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत महत्व रोल है। द फॉलोइंग पॉइंट्स हाइलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री इन डेवलपिंग लाइक इंडिया, यानी कि डेवलपिंग कंट्रीज में कैसे इंडस्ट्रीज का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्रूशियल रोल है, उसको बेटा हम इन कुछ बेसिक पॉइंट्स के थ्रू समझेंगे। नाउ सर ये पॉइंट्स क्या है हमारे पास? तो दीज आर सम पॉइंट्स, ये 7 पॉइंट्स है बेटा, जो जनरली हमें बताएंगे कि किस तरीके से हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर इंपॉर्टेंट है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री, राइट, या इकोनॉमी वट। सबसे पहला कहता है एपिक सेंटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, फर्स्ट पॉइंट कहता है। दूसरा कहता है जी सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तीसरा कहता है सोर्स ऑफ मैकेनाइज्ड मींस ऑफ फार्मिंग, राइट। फिर कहता है इम्पार्ट डायनेमिज्म ऑफ टू ग्रोथ प्रोसेस, राइट, ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ, इंडस्ट्रियलाइजेशन और साइन क्वा नॉन ऑफ ग्रोथ, राइट। तो ये 7 पॉइंट्स बेटा मुझे काफी डिटेल में आपको पढ़ाने हैं, जहां पर हम समझेंगे कि क्यों हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर अर्थव्यवस्था के ग्रोथ के लिए, किसी भी कंट्री के ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंस महत्व रखता है, वो चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, राइट। आई होप सो कि आपको एक बेसिक सिनेरियो समझ में आया होगा, राइट। इतना आप नोट करेंगे बेटा इसको फटाफट से, इतना आप इसको नोट कीजिए, राइट, इतना आप नोट कीजिए इसको। फिर हम एक एक करके वन बाय वन ये सारी सिचुएशन डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए इतना नोट कीजिए बेटा इसको फटाफट से आप लोग, ये भी नोट कर लीजिएगा ये जो नीचे लिखा हुआ आपका, राइट। तो थोड़ा बहुत आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी रहेगी बेटा कि हम एक्चुअली में पढ़ क्या रहे हैं, तो राइट ये पता लगाना बहुत जरूरी है कि हम पढ़ क्या रहे हैं। देखो जो चीज पढ़ रहे हैं वो तो समझ में आई जानी है, बट एक तरह से बेसिक कौन सा पता होना चाहिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं, ठीक है भाई। तो इसको नोट कर लेना और इसको नोट करो फटाफट से जल्दी से। हाँ भाई कुछ समझ आया तुम्हारे? चलो नोट करो। देखिए डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ अवर पॉइंट्स, अभी जितने भी हमने पॉइंट्स लिखे थे बेटा इनको डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है एपिक सेंटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, राइट, यानी कि जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो इकोनॉमी का एक ग्रोथ का सेंटर बन गया, केंद्र बिंदु बन गया बेटा। कैसे, ये समझेंगे बेटा। कहते हैं इंडस्ट्री सर्व एज एपिक सेंटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, राइट, राइट द नोट द फॉलोइंग पॉइंट्स केयरफुली। अब इन पॉइंट से हमें पता लगेगा कि कैसे हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था बेटा वो क्या बन गया, एपिक सेंटर ऑफ द ग्रोथ। सुनिएगा ध्यान से। तो वन बाय वन ये पॉइंट्स बेटा हमें डिस्कस करने हैं। देखो क्या लिखा हुआ, एज जीडीपी राइजेस देयर इज अ स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इन द इकोनॉमी। मैं आपको बता दूं, देखो हमारी जीडीपी बढ़ती है तीनों सेक्टर के प्रोडक्शन से, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर, राइट। इन तीनों में ही ग्रोथ होगी, तो जिसका मतलब ये होगा कि जीडीपी बढ़ रही है। अब हुआ क्या, यहाँ पर स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया बेटा। पहला जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन था जीडीपी में वो किसका था, प्राइमरी सेक्टर का। नाउ ये स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्म मतलब अब जो ज्यादा ग्रोथ हो गया, यानी कि जो ज्यादा कंट्रीब्यूशन हो गया बेटा हमारा जीडीपी में, वो किसका हो गया, दैट इज सेकेंडरी सेक्टर का। तो इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि भैया प्राइमरी सेक्टर से अब हमारा ग्रोथ शिफ्ट हो गया कहाँ पे बेटा, इंडस्ट्रियल सेक्टर। यानी कि जो प्लेस पहले प्राइमरी सेक्टर का था, अब वो डेफिनेटली किसके पास चला गया बेटा, इंडस्ट्रियल सेक्टर के पास। दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन, स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, इसको क्या बोलते हैं बेटा, स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। ना पहले जो एपी सेंटर बेटा हमारा एग्रीकल्चर था, ना वो अब कौन बन गया, इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक है। सर कैसे बना ये पॉइंट, इसको देखिए। कहते हैं इंडस्ट्री स्टार्ट रिप्लेसिंग एग्रीकल्चर एज इंजन ऑफ ग्रोथ, ठीक है। यानी कि इंडस्ट्री ने बेटा एग्रीकल्चर को रिप्लेस करना शुरू कर दिया एज इंजन ऑफ ग्रोथ। पहले बेटा इकोनॉमी में, इंडियन इकोनॉमी में जो इंजन ऑफ ग्रोथ था वो कौन था, एग्रीकल्चर सेक्टर। नाउ एग्रीकल्चर को इंडस्ट्रीज ने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। इसका मतलब बता दो मैं आपको क्यों। बेटा मुझे एक बात बताइए, एक छोटा, इसको चलो रीड कर लेंगे थोड़ी देर में। आप एक बात बताइए, आप किसानों से वीट खरीदना पसंद करेंगे या डायरेक्ट बेटा इंडस्ट्री से आटा परचेस करना पसंद करेंगे? क्योंकि देखो आप वीट लेकर आओ, राइट, फिर उसको साफ करो, राइट, फिर उसको आप चक्की में पिसाने के लिए दो, फिर आप उसको यूज कर पाओगे। यानी कि सर बहुत डबल मेहनत है अगर वीट लेके आते हैं तो। बट अगर इंडस्ट्री में डायरेक्ट ही आपको आटा मिल रहा है तो आप क्या करोगे बेटा, डायरेक्ट जाओगे इंडस्ट्री से परचेस कर लोगे। तो इंडस्ट्रियल गुड्स मोर कन्वीनियंट है आपके लिए।
तो इसलिए लोगों ने, कंज्यूमर ने क्या करना शुरू करा बेटा, इंडस्ट्रीज गुड को ज्यादा परचेज करना शुरू करा रादर देन एग्रीकल्चर गुड्स। तो जब इंडस्ट्रियल गुड्स को ज्यादा परचेज करना शुरू करा तो किसकी ग्रोथ होगी बेटा, ऑब्वियस सी बात है। देखिए, दिस इज बिकॉज अनलाइक एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को हमने कहीं ना कहीं बेटा उतना लाइक नहीं करा, राइट। जिस तरीके से हम इंडस्ट्रीज को यहाँ पर क्या कर रहे हैं, प्रेफर कर रहे हैं। कहते हैं इंडस्ट्री प्रोड्यूस इज अ वाइड रेंज ऑफ गुड्स विच अ कंज्यूमर वुड लाइक टू कंज्यूम एज देयर इनकम राइज। जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे हम बेटा इंडस्ट्रीज गुड्स की ओर ज्यादा बढ़ते हैं। देखो, जो एग्रीकल्चरल गुड्स परचेज करते हैं ना, आज भी बेटा पुअर पर्सन ही परचेज करते हैं। जो भी राशन वगैरह मिलता है, जो जो गेहूं चावल वगैरह जो जनरली यूज करते हैं, क्योंकि मेहनत कर सकते हैं वो लोग, क्योंकि उनके पास इनकम का कोई सोर्स नहीं है, उतना हाई हाई लेवल ऑफ इनकम नहीं है। बट जो जनरली इनकम जिनकी बढ़ जाती है बेटा, वो कोशिश करते हैं कि वो कौन से गुड्स परचेज करें, इंडस्ट्रियल गुड्स ही परचेज करें। और जैसे लोगों की इनकम बढ़ेगी वो इंडस्ट्रियल गुड्स को परचेज करना शुरू करेंगे, और जैसे जैसे इनकम बढ़ी बेटा, लोगों ने इंडस्ट्रियल गुड्स को परचेज करना शुरू करा, और जिससे इंडस्ट्रीज की ग्रोथ बढ़ना स्टार्ट होगी। ठीक है, यस सर, दिस इज द सेकंड पॉइंट। फिर कहते हैं द राइज इन डिमांड फॉर एग्रीकल्चर गुड्स कॉन्सिक्वेंटली अपॉन अ राइज इन इनकम इज ऑलवेज मॉडेस्ट। बेटा इनकम अगर बढ़ भी रही है ना, तो भी आप एग्रीकल्चर गुड्स उतने ज्यादा परचेज नहीं करते बेटा, राइट। तो उसकी जो डिमांड है ना, वो ठीक है, मॉडेस्ट रहती है, उतनी बराबरी रहती है बेटा, उतनी ज्यादा सब्सटेंशियली नहीं बढ़ती एज कम्पेयर टू एग्री इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो इसलिए अगर आपकी इनकम बढ़ भी रही है तो भी आप एग्रीकल्चर गुड्स को उस लेवल में डिमांड नहीं करते। ठीक है, तो मॉडस्ट रहती है, मीडियम रहती है बेटा, कि हाँ ठीक है, जरूरी चीजें परचेज कर ले, सफिशिएंट, उससे ज्यादा कभी भी उसको परचेज नहीं करते। बट इंडस्ट्री से हमें हर तरीके के गुड्स मिलता है बेटा, तो हमारी इनकम बढ़ती है, अपनी इनकम के बढ़ने के हिसाब से, अपने कंफर्ट के हिसाब से बेटा, हम वो गुड्स परचेज करना शुरू कर लेते हैं। इसलिए बेटा हमारे इंडस्ट्री सेक्टर की ग्रोथ एज कम्पेयर टू एग्रीकल्चर ज्यादा बढ़ गई। दस इंडस्ट्री रिप्लेस एग्रीकल्चर एज द एपिक सेंटर। आई होप सो कि आपको समझ आ गया होगा कि कैसे इंडस्ट्रीज ने एग्रीकल्चर को एपिक सेंटर से हटाकर खुद का रिप्लेस प्लेस वहां पर बना लिया। ठीक है जी, आर यू गेटिंग द पॉइंट? समझ आया बच्चे आपको? ये पूरा नोट कर लीजिएगा प्लीज, एक बार बता दीजिए फटाफट से, समझ आया आपको? अच्छा, जो लोग यूट्यूब से देख रहे हैं प्लीज आप लोग भी नोट कर लीजिएगा प्रॉपर तरीके से। एंड अगर आपको समझ आ रहा है प्लीज बेटा बता दिया करो कमेंट बॉक्स में जाके। चलिए, समझ आया बेटा आपको सभी को? नोट कर लिया आपने? चलो नोट कर लो फटाफट से, नोट इट डाउन प्लीज फास्ट। अगला पॉइंट है बेटा हमारे पास, दैट इज सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सुनिएगा बेटा, एज वर्किंग पॉपुलेशन, एक बात बताइए, वर्किंग पॉपुलेशन जो काम करेगी, ऑक्यूपाइड, दैट मीन्स ऑक्यूपेशन करेगी बेटा, उसके पास तीन ही तो सेक्टर हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। आप जॉब करोगे, ऑक्यूपेशन करोगे, बिजनेस करोगे, वट एवर जो भी करोगे, इन्हीं तीनों सेक्टर में तो करोगे। जी सर। तो कहते हैं सर, हमने जैसे कि प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा, हमारा प्राइमरी सेक्टर ऑलरेडी बेटा ओवरबर्डन है। क्या है? ओवरबर्डन है। यानी कि यहाँ पर मोर देन ओवर 50% पीपल्स आर ऑलरेडी इंगेज। और आपने पढ़ा था कि सर जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है वहां पर डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट भी है। मतलब सर, इसका मतलब सर, एग्रीकल्चर में और ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना कहीं ना कहीं डेंजरस सिचुएशन होगा, और एक ऐसी बेरोजगारी उत्पन्न हो जाएगी बेटा जो कि दिखाई तो नहीं देगी बट वो बेरोजगारी होगी, राइट। ये हमने प्रीवियसली प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर में डिस्कस करा था। तो इसका मतलब, अगर हमें वर्किंग पॉपुलेशन इसमें से ओवरबर्डन को कम करना है तो शिफ्ट करना पड़ेगा। तो क्या इस कॉन्टेक्स्ट में हमारा सेकेंडरी सेक्टर का रोल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है एम्प्लॉयमेंट को लेके? जी बिल्कुल सर, अगर यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी तो दिक्कत हो जाएगी, फिर तो एग्रीकल्चर में ग्रोथ ही हो नहीं पाएगा। बोलो जी। हाँ जी, तो इसलिए बेटा कहते हैं इंडस्ट्रीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है इन द सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। देखो, इंडस्ट्री इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, दिस इज बिकॉज सिग्निफिकेंट, ये सॉरी, दिस इज बिकम सिग्निफिकेंट व्हेन एग्रीकल्चर इज ऑलरेडी ओवरबर्डन। ये तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट हो जाता है कब? जब एग्रीकल्चर में ओवरबर्डन है। ओवरबर्डन है तो डेफिनेटली देयर इज अ प्रॉब्लम। कहते हैं एंड लेबर फोर्स राइजिंग रैपिडली, और लेबर फोर्स क्या हो रही है बच्चे? डे बाय डे बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन रेट बढ़ती जा रही है, तो जितना ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगा उतना ज्यादा लेबर फोर्स क्या होगा? बढ़ेगा। तो इसलिए इंडस्ट्री सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट की बहुत ज्यादा दैट इज नीड पड़ गई। तो कहते हैं इंडस्ट्री प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन दिस कॉन्टेक्स्ट। तो इंडस्ट्री बेटा क्या करती है? बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इस कॉन्टेक्स्ट में। आई होप सो बेटा समझ आ गया होगा आपको, इसको नोट कर लीजिएगा प्लीज। ठीक है,
इसको नोट कर लो। देखो बेटा, थर्ड पॉइंट क्या कहता है हमारा? थर्ड पॉइंट कहता है सोर्स ऑफ मैकेनाइज्ड मींस ऑफ फार्मिंग। ऑब्वियस सी बात है, प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा था कि सर कहीं ना कहीं हमारा जो मॉडर्न एग्रीकल्चर है वो किन की हेल्प से होता है बेटा? दैट इज मशीनरी की मदद से। साइंटिफिक जो हम खेती करते हैं बेटा, साइंटिफिक कल्टीवेशन करते हैं जो, वो बिना मशीन्स के तो पॉसिबल है नहीं। तो कहते हैं और मशीन्स कहाँ से मिलेंगे बेटा? ऑफ कोर्स इंडस्ट्री सेक्टर से। तो क्या इंडस्ट्री सेक्टर एक सोर्स बन गया मैकेनाइज मीन्स फॉर फार्मिंग के लिए? अगर इंडस्ट्री सेक्टर नहीं होता तो मशीनरी नहीं मिल पाती, तो डेफिनेटली हमारा प्राइमरी सेक्टर भी डेवलप नहीं हो पाता। तो इसलिए बेटा जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर यानी कि जो हमारा इंडस्ट्रीज हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द in the that is in the play that is in the context of that is mechanized means of farming। फार्मिंग को मशीनरी में एक तरीके से काम करवाना क्या पॉसिबल तभी है जब इंडस्ट्री सेक्टर ग्रोथ हो। हाँ जी सर, देखिए, इंडस्ट्री प्ले अ क्रूशियल रोल इन द मैकेनाइजेशन ऑफ फार्मिंग। ठीक है, कहते हैं यूज ऑफ मशीन्स लाइक ट्रैक्टर, थ्रेशर, हार्वेस्टर, इवन दो इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, केमिकल फर्टिलाइजर, ऑल थिंग्स बिलोंग कमिंग फ्रॉम इंडस्ट्रीज, राइट? तो कहते हैं इन फार्मिंग हैज बिकम पॉसिबल ओनली ओइंग टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्री। जब इंडस्ट्रीज का ग्रोथ होगा, राइट, तभी बेटा ये सब चीजें फार्मिंग में हम इनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तभी ये चीजें पॉसिबल हैं। बेटा बहुत सिंपल सा पॉइंट था, आई होप सो समझ आ गया होगा। हाँ जी, बोले प्लीज, क्या क्लियर हुआ? ओके, इसको नोट करो बेटा फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नोट इट डाउन फास्ट प्लीज। और बेटा प्लीज यूट्यूब से जो बच्चे देख रहे हैं इसको पॉज करके नोट कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बेटा थोड़ा स्पीड में रहेगी आपकी, ठीक है? पॉज करके नोट जरूर कर लीजिएगा बेटा इसको। फोर्थ पॉइंट है बेटा हमारे पास, दैट इज इम्पार्ट डायनेमिक्स टू ग्रोथ प्रोसेस। अब जरा क्या मतलब होता है इसका? अगर मैं इसका बेसिक मतलब बताऊं तो भैया, इकोनॉमी में देखो, ध्यान सुनना प्लीज। ग्रोथ, जो हमारी ग्रोथ प्रोसेस है, उसको इंडस्ट्री की वजह से एक डायनेमिक नेचर मिलता है, मतलब एक चेंजिंग नेचर। आप जरा ध्यान से सुनना। अगर आप पास्ट में जाएं बेटा, ठीक है, तो जो ग्रोथ का सिनेरियो होता था माइट भी कुछ और था, राइट? आज ग्रोथ का सिनेरियो कुछ और बना हुआ है। फॉर एग्जांपल आज इंटरनेट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, राइट? तो जो लोग इंटरनेट यूज नहीं करते होंगे जिन कंट्रीज में, डेफिनेटली वो काफी एक बैकवर्ड इकोनॉमी को दैट इज फेस कर रहे हैं। तो इसका मतलब सर, ध्यान सुनना, इंडस्ट्रीज के आने से ग्रोथ का ना प्रोस्पेक्टिव चेंज होता है, मतलब लोगों का नजरिया चेंज होता है। सिर्फ हम दैट इज खाना बदोश नहीं रहते, मतलब सिर्फ हमारा जो फोकस सिर्फ फूड्स में नहीं रहता बेटा, फूड के अलावा भी हम बहुत सारी चीजों पे ध्यान रखते हैं, जैसे लग्जरी लाइफ, कंफर्ट लाइफ, राइट, अदर कंज्यूमरिज्म वाले गुड्स। तो कहीं ना कहीं बेटा ग्रोथ, जो इंडस्ट्री सेक्टर की वजह से जो ग्रोथ होता है ना, वो एक चेंजिंग एनवायरनमेंट का बन जाता है, कि हमारा प्रोस्पेक्टिव किसी एक पर्टिकुलर चीज पे रुक नहीं जाता, हम एक कंफर्ट लेवल पे नहीं आ जाते। मतलब हम क्या देखते हैं बेटा, हमेशा चेंजेस को प्रेफर करते हैं, राइट? हम इंडस्ट्रीज की वजह से हम क्या करते हैं बच्चे, हमेशा चेंजेस को प्रेफर करते हैं, क्योंकि पर्टिकुलर चीज से हम बोर हो जाते हैं और इंडस्ट्री हमें नए नए प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती है। तो इसलिए बेटा उससे क्या होता है, ग्रोथ का जो एनवायरनमेंट है वो एक चेंजिंग एनवायरनमेंट बन जाता है, सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से? इंडस्ट्रीज की वजह से। देखिए, इंडस्ट्री इम्पार्ट डायनेमिक्स टू द ग्रोथ प्रोसेस। इंडस्ट्री बेटा एक इम्पार्ट, एक पार्ट बन चुका है बेटा किसका? डायनेमिक्स टू द ग्रोथ प्रोसेस का, ठीक है? कहते हैं दिस इज फैक्ट सपोर्टेड विद दीज ऑब्जर्वेशन। देखो, इन अब्सेंस ऑफ इंडस्ट्री, अगर इंडस्ट्री नहीं हुई, अब्सेंस रहा, इसके बाद पढ़ना, ग्रोथ प्रोसेस वुड हैव बीन रेस्ट्रिक्टेड। ग्रोथ प्रोसेस क्या हो जाएगा हमारा? रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगा टू द प्रोडक्शन ऑफ फूड सर्वाइवल, यानी कि हम सिर्फ किसका प्रोडक्शन करेंगे? फूड का, फॉर ओनली सर्वाइवल। यानी कि फिर आप क्या सोचोगे, यार चलो फूड मिल जाए, दैट्स इट। उसके अलावा आप कुछ भी नहीं सोचोगे। अगर इंडस्ट्रीज नहीं हुई तो आपका कंसंट्रेशन सिर्फ फूड पे रहेगा, जी फूड मिल जाए, दैट्स इट। बट आज हम फूड के अलावा और भी बहुत सारी चीजों पे फोकस रहता है हमारा। हाँ जी सर, देखिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज एडेड न्यू डायमेंशन ऑफ ह्यूमन लाइफ। क्या ह्यूमन लाइफ में इंडस्ट्रीज ने बहुत सारे न्यू डायमेंशन को ऐड करा बेटा? हाँ जी सर, ठीक है। इट हैज जनरेट अ वेब कंज्यूमरिज्म। इसने बेटा कंज्यूमरिज्म का जाल क्रिएट करा है। इसका मतलब ये है कि बेटा एंडलेस कंजम्पशन ऑफ वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आज आज आप इंडस्ट्रीज की वजह से बेटा ये बहुत सारे जो वेराइटीज ऑफ गुड्स एंड सर्विस उनको यूज कर पाते हैं। हाँ जी, अगर इंडस्ट्रीज नहीं होते तो हम एक ही पर्टिकुलर चीज पे कंसंट्रेट हो जाते, दैट इज फूड, ओनली फूड। समझे बच्चों? हाँ जी, आर यू क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट? इम्पार्ट डायनेमिक्स टू ग्रोथ प्रोसेस, समझ आया आपको?
प्लीज पार्टिसिपेट करो सारे बच्चे यार, पार्टिसिपेट नहीं करते तुम लोग। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिएगा बेटा प्लीज, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन, राइट। देखो जी, कैसे इंडस्ट्रीज की मदद से सिविलाइजेशन का ग्रोथ होता है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, जैसे कि मैंने आपसे बोला कि अगर इंडस्ट्रीज का, बेटा आप आंसर दीजिएगा प्लीज, ठीक है। मान लीजिए इंडस्ट्रीज का ग्रोथ नहीं होता, या इंडस्ट्री, लेट अस अज्यूम कि इंडस्ट्री नहीं है, तो क्या बेटा फिर हम इतने एजुकेशन लेते क्या, फिर हम क्या क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में सोचते क्या? डेफिनेटली ना। फिर आप सिर्फ क्या सोचते हैं यार, फूड प्रोडक्शन हो जाए, एग्रीकल्चर करो, फूड फूड प्रोड्यूस करो, या सबसिस्टेंस फार्मिंग करो, फैमिली का सर्वाइवल करो। फिर तो हम कुछ एक्स्ट्रा सोचते नहीं ना। ना तो एजुकेशन की सोचते, ना हॉस्पिटलिटी की सोचते उस तरीके से जो आज की सोसाइटी में है। डेफिनेटली ना, तो पास्ट सोसाइटीज ऑल्सो देयर, तो वहां पर इतना ज्यादा फैसिलिटी थोड़ी थी जितनी आज है फैसिलिटीज बेटा, राइट। तो क्या ये सारा का सारा इंडस्ट्री, तो डेफिनेटली ना आज की सोसाइटी और पास्ट सोसाइटीज की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा चेंजेस हैं। आज की सोसाइटी बहुत ज्यादा दैट इज सिविलाइज्ड है। बोलो जी, सिविलाइज्ड है। सिविलाइज का मतलब बेटा जनरली क्या होता है कि आप एक सभ्य समाज में रह रहे हैं, एक प्रॉपर ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं जहां पर आपको हर तरह की सुविधाएं मिल रही हैं। डेफिनेटली आप ज्यादा पढ़े लिखे हैं, एडुकेटेड हैं, स्किल्ड पर्सन हैं, तो ऐसी सोसाइटी को हम कहीं ना कहीं सिविलाइज्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? सिविलाइज्ड बोलते हैं। जहां पर बेटा लोग पढ़े लिखे हो, एक अच्छी सोसाइटी में रह रहे हो, हर तरह की सुविधाएं आपको मिल रही हो, राइट, एक प्रॉपर गवर्नेंस हो, दिस काइंड ऑफ सोसाइटी बेसिकली कंसिडर एज सिविलाइज्ड सोसाइटी। तो ये सब के सब किसके कारण हुआ बेटा? दैट इज इंडस्ट्रीज के कारण। बेटा इंडस्ट्री सेक्टर बढ़े तो इंडस्ट्रियों ने किसको बढ़ाया बेटा? अर्बनाइजेशन को, शहरीकरण को। और शहरीकरण की वजह से ग्रोथ हुआ बेटा किसका? सिविलाइजेशन का। ठीक है, कहते हैं पीपल बिकम कॉन्सियस ऑफ देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ। लोग अपनी लाइफ को लेकर बेटा बहुत कॉन्सियस हो गए, ठीक है, और वो हार्ड वर्क करना स्टार्ट करा उन्होंने बेटा टू अचीव हाई लेवल ऑफ एजुकेशन एंड स्किल्स। ऑब्वियस ही बात है, ठीक है। तो कल्चरल डाइवर्स सोसाइटी आर गेटिंग क्लोजर टू ईच अदर। देखो ना, वर्ल्ड में अलग अलग देश है बेटा, और अलग अलग कल्चर्स हैं वहां पे बेटा, और ये सारे आज के डेट में इकोनॉमिकली बेटा बाउंड्री लेस हो चुके हैं। हाँ, दे आर कहीं ना कहीं बेटा सबकी इकोनॉमी एक तरीके से ग्लोबल इकोनॉमी में मर्ज हो चुकी है। आज आपको अगर जर्मनी का कोई गुड्स मंगाना है तो मंगा सकते हो, रशिया से कोई गुड्स मंगाना चाहो तो मंगा सकते हो, यूएस से कोई गुड्स मंगाना चाहो, तो इकोनॉमिकली हमारी बैरियर्स तो खत्म हो गए ना। हाँ जी, तो इसका मतलब सर जो इकोनॉमीज है वर्ल्ड की, वो आपस में मर्ज होकर ग्लोबल इकोनॉमी को क्रिएट कर रही है, नहीं कर रही है बेटा? यस सर। तो दिस इज द बेसिक सिचुएशन कि सर इंडस्ट्रीज के कारण आज पूरा सोसाइटी का एक डाइवर्सिफाई हो चुका है, कल्चरल डाइवर्सिफाई हो चुका है। लोग क्या हो चुके हैं बेटा? मोर सिविलाइज्ड हो चुके हैं एज कम्पेयर टू अर्लियर, ठीक है ना। और इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। ठीक है जी, तो बेटा आज के लिए ना इतने ही डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट क्लास में बाकी के पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। एंड आई होप सो कि आपको पॉइंट समझ में आ गए हो। प्लीज इसको प्रॉपरली रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में बेटा, विद सम न्यू टॉपिक्स। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा प्लीज।